नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है अनुसंधान की एकल अध्ययन विधि। कल भी हमने इस पर ही चर्चा की थी। एकल अध्ययन विधि होता क्या है, मतलब केस स्टडी, जो कि व्यक्तिगत भी होता है, धर्म, समाज, राष्ट्र, किसी के भी ऊपर एक अपना स्टडी, हम गहन अध्ययन करना, मतलब कि किसी की तथ्य को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। तो आज के में हम देखते हैं एकल अध्ययन के प्रकार क्या है, एकल पद्धतियों के स्रोत और एकल अध्ययन के आधार क्या है। तो कल मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंट बताए थे कल। आज फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रही हूँ। पहला पॉइंट था कि सामाजिक या सामूहिक एकल अध्ययन किसे कहते हैं। दूसरा था कारण का तुलनात्मक अध्ययन करना, क्रियात्मक विश्लेषण करना और अनुगामी कार्यक्रमों का किस प्रकार से हम बनाते हैं चार्ट और अध्यायों की प्रवृत्ति क्या होती है। तो पहला है इसमें हमारा कि सामाजिक या सामूहिक एकल अध्ययन किसे कहते हैं। तो सामाजिक अध्ययन किसी समाज या समुदाय का सावधानी पूर्वक किया गया विश्लेषणात्मक वर्णन है, जो किसी विशिष्ट भौतिक स्थिति में एक साथ रह रहे हैं या कुछ सामाजिक तत्वों का अध्ययन हम करते हैं, जिसमें सामुदायिक अध्ययन किया जाता है, जैसे कि इसमें आकार, आर्थिक क्रियाओं की गतिविधियाँ या जलवायु, अन्य प्राकृतिक स्रोत या ऐतिहासिक प्रजाति, सदस्यों का रहन सहन, सामाजिक स्वरूप, जीवन का उद्देश्य एवं मूल्य, समाज में निहित उन सामाजिक संस्थाओं का मूल्यांकन जो कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के अध्ययनों को हम एकल अध्ययन करते हैं, जिसमें समुदाय एक स्थिति मतलब एकल को वह प्रदर्शित करता हो। तो ये था सामाजिक सामूहिक एकल अध्ययन कि जिसमें हम किस प्रकार से समाज में आकार, आर्थिक गतिविधियाँ क्या हो रही हैं, आज समसामयिक घटना क्या, जलवायु हो गया, प्राकृतिक स्रोत क्या है, उनके रहन सहन या मूल्य समाज में निहित किस प्रकार से संस्था है, मतलब इन पर हम अपना स्टडी करते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा कारण। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है कारण का तुलनात्मक अध्ययन। पहला क्या था हमारा सामाजिक अध्ययन करते हैं, दूसरा हमारा कारण का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब कोई कारण होता है जिसके तहत हम किसी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो कारण प्रभाव संबंध में हम विश्लेषणात्मक द्वारा समस्याओं का हल खोजने का कार्य करते हैं। वह कौन से कारण हैं जो व्यक्ति की घटना को व्यवहार रूप में संबंधित प्रतीत होते हैं, मतलब वर्णनात्मक अनुसंधान की विधियों के द्वारा इन कारणों के पारस्परिक महत्व को भी प्रकट किया जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, कल भी मैंने बताया था कि बाल्यावस्था में किस प्रकार से बच्चे अपराध कर बैठते हैं। तो उसी से संबंधित उदाहरण है कि बाल्य अवस्था के अपराधों का अध्ययन की तुलना में अपराधी व निरपराधी बालकों की सामाजिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि में अंतर कर सकता है। कौन कौन से तथ्य आपराधिक समूह में सामान्य हैं और कौन कौन से निरपराधिक समूह में हैं, तो यह भी अंतर कर सकते हैं। तो एक कारण के द्वारा एक अपराधी निरपराधी समूह को हम अंतर करके बता सकते हैं। एक तथ्य एक समूह के लिए सामान्य व दूसरे के लिए नहीं, परंतु यह तथ्य अपराधों के कारण के संदर्भ में महत्वपूर्ण व्याख्या भी हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी बालक के ऊपर कि वह बाल्यावस्था में किस प्रकार से अपराधी हो जाता है, उसके क्या क्या निरपराध जो कि समूह में घटित होते हैं, तो उस प्रकार से हम अलग अलग करके हम अपनी व्याख्यात्मक उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। दूसरा आता है फिर हमारा नेक्स्ट, फिर हम देखते हैं तीसरा क्या है इस प्रकार, क्रियात्मक विश्लेषण। क्रियात्मक विश्लेषण या क्रियाओं का विश्लेषण या वे क्रियाएं जो उद्योगों या विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं में व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण होता है, समस्त जिम्मेदारियों के आधार पर अथवा किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रक्रियाओं का विश्लेषण उचित है। सामाजिक पद्धति में जैसे कि हम देखते हैं इसमें प्रधानाचार्य आ जाएंगे, अध्यापक, अध्यक्ष आ जाते हैं, या प्रबंधकर्ता के कार्यों का सावधानीपूर्वक इसमें विश्लेषण किया जाता है कि जो कार्यरत हैं और उनके कार्यों का विश्लेषण किया जाता है, यह जानने के लिए कि वह व्यक्ति क्या करते हैं और उन्हें क्या करने में सक्षम होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी भी अध्यापक, जो कई हजार अध्यापकों का कार्य विश्लेषण किया जाता है, या प्राचीन लेखकों के उनके विचारों पर भी अध्ययन किया जाता है, या अध्यापकों की अतिरिक्त क्रियाओं का भी अध्यापन किया जाता है कि हर अध्यापक क्या कार्य करता है, उसकी
क्रियाशीलता कितनी है, वो कितना कार्य कर सकता है और कितना सक्षम है किसी कार्य को करने के लिए। तो इस प्रकार से हजारों अध्यापक या उनकी क्रियाओं का यहाँ पर हम संयुक्त रूप से हम यहाँ पर उनकी तरह तरह से विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट। अब चौथा इसमें देखते हैं कि अनुगामी कार्यक्रम क्या होता है। तो अनुगामी मतलब होता है फ्लो ऑफ प्रोग्रामिंग आपका, कि आप अनुगामी अध्ययन उन व्यक्तियों के विषय में अध्ययन करते हैं जो विद्यालय में अथवा अपना महत्वपूर्ण अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद मतलब विद्यालय छोड़ चुके होते हैं। तो इसमें कई लोग जो कार्यरत होकर फिर उसके बाद जैसे कि कोई विद्यालय में प्रोफेसर रहे हों या अध्यापक रहे हों या कोई कॉलेज के ही किसी प्रोफेसर को ले सकते हैं, विद्यालय के कोई, तो इनको हम लेकर उन पर हम उनके पाठ्यक्रमों की सफलता के विषय में हम अपने जानने का प्रयास करते हैं कि उन पाठ्यक्रमों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा और उसके स्तर पर अध्ययन की किस संस्था की क्षमता का हम उनमें अनुमान और उनके वास्तविक परिणामों में प्रचार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम उनको ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि अध्यायों की प्रवृत्ति, मतलब व्याख्या विधि का यह रोचक प्रयोग है। संक्षिप्त में यह प्रमाणित आंकड़ों की कालानुक्रमिक निर्धारण पर आधारित है। यह संकेत करते हुए कि अतीत में क्या हो रहा था तथा वर्तमान परिस्थिति किस प्रकार से उसको इंगित कर रही है। तो इन आंकड़ों से आगे का हम भविष्य क्या होगा, मतलब यहाँ पर हम जो आंकड़े हम इस्तेमाल करते हैं वर्तमान स्थिति क्या है तो उस पर भी इंगित करता है और आंकड़े से आज भविष्य में भी क्या हो सकता है इनसे, तो ये चीज़ों का अनुमान हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी हमारी 5 प्रकार इसके। फिर अब हम देखते हैं कि एकल प्रदत्तों के स्रोत क्या होते हैं। तो इसमें भी विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, जैसे व्यक्तिगत आलेख क्या होता है, फिर जीवन वृत्ति लेख क्या होता है, संबंधित व्यक्ति क्या होता है, राजकीय आलेख क्या होता है और अभ्यर्थी स्वयं, मतलब कि इसमें प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, लाइफ हिस्ट्री आ जाती है, रिलेटेड पर्सन, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और अभ्यर्थी मतलब सब्जेक्ट हिमसेल्फ, आप कितने क्या क्या कर रहे हैं काम, ये सब बहुत सारे इसमें स्रोत आ जाते हैं जिनका हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो व्यक्तिगत आलेख में क्या आता है, डायरी, आत्मकथा, स्मृतियाँ, पत्र एवं आदि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि किसी व्यक्तिगत की हम पर्सनल किसी चीज़ों पर अगर हम बातचीत कर रहे हैं या उसको हम गहन अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में, तो ये आ जाते हैं। और जीवन वृत्ति लेख मतलब लाइफ हिस्ट्री, यह व्यक्ति के जीवन की उन घटनाओं के विषय से संबंधित होता है जो व्यक्ति से संबंधित रहती हैं, या कोई उनके घटना हो कभी घट जाती है उनके जीवन में तो उस पर लेकर वह लिखे रहते हैं कुछ चीज़, तो वह होता है व्यक्तिगत संबंधों पर उस पर विचार विमर्श। संबंधित व्यक्ति मतलब यहाँ पर हमारे संबंधित मतलब हमारे आसपास के लोग कि हमसे कौन कौन जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो हमारे पड़ोसी, मित्र, अध्यापक, माता पिता या अपने परिवार के कोई भी सदस्य हो सकते हैं जो हमारे रिलेशन में हैं, हमारे रिलेशन। तो संबंधित व्यक्ति पर भी आप अपना गहन अध्ययन कर सकते हैं, अगर उन्होंने कुछ लिखा है या कुछ करा है तो इनको भी आप अपने शोध का हिस्सा बना सकते हैं। फिर राजकीय आलेख में ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ जाते हैं कि बाल पुस्तकें आ जाती है, विद्यालय प्रमाण पत्र को या पुलिस फोर्स संगठन या क्लब संस्था आदि ये सब चीज़ें आ जाती हैं जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर अभ्यर्थी स्वयं मतलब कि यहाँ व्यक्ति स्वयं के बारे में सूचनाएं प्रस्तुत करता है, ये आ जाती है। तो व्यक्तिगत आलेख इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवन की घटना एवं प्रतिक्रिया या उसके समुदाय के अनुभवों को जो लेखक को व्यक्तिगत रूप से सामाजिक संबंध या जीवन के दर्शन को प्रभावित करता हो, ये सारी चीज़ें। फिर आता है जीवन इतिहास, क्या होता है जीवन इतिहास, यह तथ्य व घटना का मिश्रण है जिसमें विषय स्वयं तथा उसके संबंधित क्रियाएं हैं या अनुभवों की वह प्रतिनिधित्व करती है, कि लेखक के जीवन को वह प्रेरित करती है और जीवन के दर्शन से संबंधित होती है। संबंधित व्यक्ति मैंने बताया कि जो जीवन के विभिन्न तथ्यों से भिन्न भिन्न व्यक्ति को विचार या उसके विचारों को लेकर कर सकते हैं, मतलब यही कार्य दक्षता का वहाँ पर यहाँ पर वह कितना वह अनुमानित करके अपने सत्य तथ्यों को वो बटोर के और एक अंतर भी प्रस्तुत कर सकता है कि क्या सत्य है क्या गलत है, भेदभाव इन लोगों के विचारों मतभेदों इस पर वह विचार विमर्श कर सकता है। तो इस प्रकार से यह हमारा
फिर नेक्स्ट है हमारा एकल अध्ययन के आधार क्या है। एकल अध्ययन वास्तव में कई अध्ययनकर्ताओं के अपने शोधों को एकत्र करके समस्याओं को पहचानने या उसको समाधान करने के लिए किया जाता है। और उदाहरण के लिए जैसे किसी समाज में हम विद्रोही व्यवहार वाले बालक के निर्देशन में, या मनोवैज्ञानिक अध्यापकों के समुदाय या निर्देशन कार्यकर्ता, समाज सेवी या अन्य इच्छुक व्यक्ति उसकी समस्त सूचनाएं एकत्रित करते हैं। उसके एकल अध्ययन के लिए घटना के अनुकूल समस्या का निदान करने के बाद उसके उपचार के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। बाद में समस्या समाधान की वैधता ज्ञात की जाती है। यदि वह उपचार लक्षणों का निदान कर देती है तो यह समझ लिया जाता है कि समस्या को उचित रूपों में पहचान लिया गया है और उस समस्या का समाधान भी हो सकता है। यदि लक्षण इसके विरुद्ध हैं तो यह समझा जाता है कि समस्या की पहचान ही उचित नहीं की गई है तथा समस्या का उपचार भी ठीक से नहीं किया गया है। तो सामाजिक विज्ञान में हम समस्या के निदान की प्रक्रिया तथा उसके समाधान की आपूर्ति अपेक्षाकृत कठिन है। जैसे घर का ही सहयोग देने में हम असफल होना या किसी उपचार का बाधक होता है, उसी प्रकार जब उपचार प्रभावी नहीं होता तो यह ठीक हो जाता है कि यदि दोष किसके लिए किया जाए, तो यह असफलता से संबंधित है या नहीं है, सुधार की गति कितनी धीमी है या मध्यम है, उचित हम यहाँ पर अत्यंत उचित तकनीकी या उसकी गति को तीव्रता कर सकते हैं। जब समस्या पहचान ली जाती है तो यह उपचार करने का कारण बन जाती है और उसको सुधार भी हम कर सकते हैं। तो सफलता का श्रेय किसी एक कारण को भी देना कठिन है। उदाहरणतः पढ़ने की क्षमता का ही विकास करने का श्रेय बच्चे में या श्रेय उपचार विधि को दिया जाता है, जबकि यह उस पर निर्भर करता है कि बालक उसे कितना अधिक ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से हम इसका एकल अध्ययन हम कर सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान हम खोज सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।